हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। एएलपी टेक्नीशियन की हमारी सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर है तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। पर डे शाम 8 बजे आपको मिलता है एक टेक्निकल रिलेटेड नया वीडियो जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि चित्र में दर्शाया गया बीरिंग नीडल बीरिंग है। यहाँ पर क्या है, एक बीरिंग दर्शाया गया है। ठीक है, जिसमें कौन सा बीरिंग है वो दर्शाया गया उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि छोटे छोटे इसमें क्या है, रोलर बने हुए हैं, नीडल रोलर बने हुए हैं। ठीक है, अगर टेपर रोलर बीरिंग होता है तो टेपर आकार में होते हैं। ठीक है, नीडल रोलर बीरिंग कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर क्या हमें फाइन वर्क करने हो, फाइन स्पीड देनी हो एक्यूरेसी में। जैसे कि एरोप्लेन के टायर में क्या कौन से बीरिंग लगते हैं, तो नीडल रोलर बीरिंग है वो एरोप्लेन के टायर्स में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक नट जिसके ऊपरी भाग में नायलन या फाइबर रिंग इंसर्ट होते हैं उसे सेल्फ लॉकिंग नट कहा जाता है। एक नट है जिसके ऊपर के भाग में क्या लगा हुआ है, नायलन के इंसर्ट लगे हुए हैं या फाइबर के रिंग इंसर्ट लगी हुई है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा बोल्ट होगा उसके माइनर डायमीटर के बराबर वो उसका रिंग का या नायलन इंसर्ट का साइज़ रहेगा। उसके ऊपर जब हम बोल्ट के ऊपर नट को जब टाइट करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो अपने आप उस रबर में चूरियाँ काटेगा फाइबर में, जिससे क्या है नट हमारा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जिसके ऊपरी भाग में नायलन या फाइबर का इंसर्ट लगा होता है उसे सेल्फ लॉकिंग नट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेपिंग प्लेट पर ग्रूव देने का उद्देश्य लेपिंग पेस्ट को थामे रखना है। अब लेपिंग प्लेट होती है, जैसे लेपिंग टूल होता है, उसमें स्लोट्स कटे होते हैं और ग्रूव कटे होते हैं। तो जो स्लोट्स कटे होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा लेप टूल होता है जिसको लेप के नाम से जाना जाता है, उसके साइज़ को एडजस्ट करने के लिए, यानी कि उसके साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए वहाँ पर क्या कटे होते हैं, स्लोट कटे होते हैं। और प्लेट पर कुछ ग्रूव कटे होते हैं जिसका उद्देश्य क्या होता है, लेपिंग पेस्ट जो होता है उसको उसमें स्टोर किया जाता है। ग्रूव के अंदर में पेस्ट भरा रहता है जो सरफेस पर साथ साथ में लगता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, लेपिंग है वो अच्छी तरह हमारी हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नॉन फेरस धातुओं की हीटिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात की गई है नॉन फेरस मेटल की होनिंग करनी है। ठीक है, नॉन फेरस मेटल की यहाँ पर क्या करनी है, होनिंग करनी है, जो किसके द्वारा की जाती है, होन टूल के द्वारा की जाती है। ये भी क्या है, एक होनिंग भी फिनिशिंग की एक क्रिया है। और होनिंग ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट्स पर, अंदरूनी और बाहरी सतहों पर किया जाता है। जैसे कोई गोल रोड है, कोई टैंक है, कोई बेलन है, सिलेंड्रिकल पार्टों के अंदरूनी व बाहरी सरफेस पर होनिंग ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लेपिंग ऑपरेशन है वो चाहे सिलेंड्रिकल सरफेस हो या फ्लैट सरफेस हो, किसी भी प्रकार की सरफेस हो, सब पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है नॉन फेरस धातुओं की। तो नॉन फेरस धातुओं पर होनिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करते हैं। ठीक है, एब्रेसिव का काम क्या होता है, तो लेपिंग या होनिंग के अंदर एब्रेसिव है वो धातु को कटिंग करने का कार्य करता है, धातु की कटिंग करके उसको शुद्ध समतल फिनिश बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्टील की होनिंग के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। स्टील पार्ट की होनिंग करनी है तो वहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करेंगे एब्रेसिव के लिए। और नॉन फेरस मेटल यानी कि सॉफ्ट धातुओं की होनिंग करनी है तो वहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है, एक प्रकार के लॉक नट में दो नट होते हैं जो एक दूसरे को टाइट कर देते हैं, उसे चेक नट कहते हैं। अब ये कौन सा नट होता है, तो आपने कई जगह देखा होगा कि दो नट है वो एक साथ टाइट किए हुए हैं, जिसमें एक नट है वो पतला होता है, एक नट है वो मोटाई में बड़ा होता है, मोटा होता है।
तो जो पतला वाला नट होता है उसी नट को चेक नट के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होते हैं, दो नट होते हैं, दोनों को टाइट करके जहाँ पर हमें लॉक करना है वहाँ पर एक दूसरे के विपरीत उनको क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा नट होता है, तो उसको हम चेक नट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक लॉकिंग डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक प्रकार की हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में पार्ट को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा किया जाता है, उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। डियर फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी सोल्व करवाया है, पहले भी इसको डिफाइन किया है काफ़ी बार। इसको रट लो, इसको रट लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बनने ही बनने होते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्ज़ाम में आने ही होते हैं। ठीक है, और जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ डियर फ्रेंड्स, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन है वो अवश्य मिलेंगे। यहाँ पर बात की गई है नॉर्मलाइजिंग की, तो नॉर्मलाइजिंग के लिए मैंने आप लोगों को क्लियर किया था एक बार पहले कि नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा पार्ट या वर्कपीस है उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके कमरे के तापमान पर उसको ठंडा होने दिया जाता है, रूम टेम्परेचर पर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो पार्ट ठंडा हो जाता है उसके बाद में उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रेसेस वगैरह आए हुए होते हैं उसमें, वो क्या हो जाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका रिफाइन हो जाता है, यानी कि जो पहले स्टार्टिंग में जो मेटल था वैसा ही बनकर वो तैयार हो जाता है। तो इस ऑपरेशन को हम नॉर्मलाइजिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, थ्रेड की संख्या को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड की संख्या चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का यूज हम करते हैं, और स्क्रू पिच गेज का जब हम यूज करते हैं तो उसकी जो पत्ती होती है स्क्रू पिच गेज की, उसकी पूरी पत्ती जितनी लंबाई में उसमें थ्रेड कटी होती है उस पूरी पत्ती का हमें यूज करना चाहिए, तभी हम क्या है सही से उसमें थ्रेड की पिच चेक कर सकते हैं, यानी कि थ्रेड की संख्या वगैरह हम उसमें सही से चेक कर सकते हैं। यानी जितनी पत्ती में जितनी दूरी में उसमें थ्रेड कटी हुई है उस पूरी दूरी का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एक प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट जिसे फोर्ज करके लेड और सीमेंट से भरा जाता है उसे रेग बोल्ट कहते हैं। अब रेग बोल्ट होता है ना, उसमें दोनों तरफ की इस तरह से कटा हुआ होता है, यानी कि दोनों तरफ से ऊबड़ खाबड़ उसकी सरफेस रहती है, दांते से दोनों तरफ उसमें कटे हुए होते हैं। फाउंडेशन बोल्ट होता है जिसको ज़मीन में फिट करते हैं, जैसे आई फाउंडेशन बोल्ट का फिगर हमने देखा था पहले। ठीक है, उसी की तरह रेग बोल्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, उसको फोर्ज करके लेड और सीमेंट से भर दिया जाता है। उसके अंदर में लेड और सीमेंट भर देंगे तो उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम और उसके एलॉय पर डेकोरेटिव और कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग करने के लिए एनोडाइजिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई एल्यूमिनियम का पार्ट है या फिर एल्यूमिनियम एलॉय का पार्ट है, यानी जिसके अंदर एल्यूमिनियम मिला हुआ है, तो ऐसे पार्ट पर डेकोरेटिव और कोरोजन रेजिस्टेंस की कोटिंग करने के लिए, यानी कि या तो उस पर कोई डेकोरेशन करनी है या फिर उसको जंग लगने से बचाने के लिए कोई भी प्रोसेस उस पर करना है, कोई क्रिया करनी है, तो उसके लिए एनोडाइजिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस पर एनोडाइजिंग क्रिया की जाती है। उसके बाद में क्या होती है, उस पर जंग वगैरह नहीं लगती है, और किसी भी प्रकार की अगर हमें डेकोरेशन उस पर करनी है, किसी प्रकार की सजावट अगर उससे बनानी है तो वो आसानी से बन पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है, इंटरनल डवटेल के टेपर को स्टैंडर्ड डायमेंशनों की बॉल्स और स्लिप गेजों के द्वारा मापा जाता है। इंटरनल डवटेल टेपर, अब डवटेल टेपर क्या चीज़ होती है, तो लेथ मशीन पर आप देख सकते हैं जो क्रॉस स्लाइड मूवमेंट करती है कैरेज के ऊपर, तो कैरेज के ऊपर जिस स्लाइड में जो मूवमेंट करती है वो क्या होता है, डवटेल टेपर होता है। डवटेल टेपर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा बना के, ये मान लो इस प्रकार का जो टेपर होगा ना, नहीं सॉरी ये तो नहीं बना,
ये देखो इस प्रकार का कोई टेपर बना हुआ होगा ना, इस प्रकार का कोई टेपर। ये जो अंदर वाला है, ये जो अंदर वाला जो टेपर बना है, ये वाला इधर और इधर वाला, ये दोनों क्या हैं, ये डवटेल टेपर होते हैं। तो इनके लिए स्टैंडर्ड डायमेंशन यानी कि इसके साइज को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाल्स और स्लिप गेजों का यूज करते हैं। बॉल्स को क्या करेंगे, जो टेपर वाला भाग है उसके अंदर बॉल्स को आगे घुसा देंगे, उसके बीच में स्लिप गेज हम लगाएंगे और उसके बाद में उसको चेक कर लिया जाता है। ठीक है, तो डवटेल्स ग्रू वगैरह को चेक करने के लिए बॉल्स के साथ में क्या करते हैं, स्लिप गेजों का यूज किया जाता है उसको मापने के लिए। नेक्स्ट है ओस टेम्परिंग की ट्रांसफॉर्मेशन से मार्टेसाइट बनती है। अब ओस टेम्परिंग क्या होती है, तो आस्टेनाइट स्ट्रक्चर पर जब हमने स्टील को गर्म किया, आस्टेनाइट स्ट्रक्चर उसमें बन गया, आस्टेनाइट अवस्था से उसको हार्ड कर देना, क्विंच कर देना, तब उसको बोलते हैं ओस टेम्परिंग। उसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन से मार्टेनसाइट बनती है। यानी कि हमने क्या किया, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर तक उसको गर्म किया वर्कपीस को, उसके बाद में उसको तुरंत ठंडा कर दिया, क्विंच कर दिया तुरंत, तब जो उसके अंदर स्ट्रक्चर बन के आएगा वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। और ऑस्टेनाइट से जब हम उसको क्विंच कर रहे हैं उसको बोलते हैं ओस टेम्परिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, मैंने पहले की क्लासों में आपको दिए हैं, कोशिश करूँगा आगे से आगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं देता रहूँ ताकि आप कोई भी कंपटीशन लेवल है वो आसानी से फाइट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते समय प्रक्रिया को तापमान द्वारा कंट्रोल करके किया जाता है। यानी कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जब हम करते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं, हीट ट्रीटमेंट में अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं, तो सारी प्रक्रिया में टेम्परेचर है वो अलग अलग दिया जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर कैसे देंगे, तो टेम्परेचर क्या, हम जो फर्नेस होती है उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को, उसके बाद में क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन है वो कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा है, कार्बन नाइट्राइडिंग के लिए गैस मिश्रण में कार्बोराइजिंग गैस और अमोनिया का प्रयोग अब किया जाता है। नाइट्राइडिंग में मैंने बताया था आपको, अमोनिया गैस है वो प्रवाहित की जाती है। यानी नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं, माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील पार्ट को गर्म किया जाता है, उसके बाद में उस पर अमोनिया गैस है वो प्रवाहित की जाती है। अमोनिया गैस है वो कार्बोराइजिंग गैस के साथ में मिश्रण करती है और वहाँ पर उनकी रासायनिक क्रिया होती है पार्ट की सरफेस पर, जिससे उसमें कार्बन बनता है और वो पार्ट की सरफेस है वो हार्ड हो जाती है, जिसको केस हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है सरफेस फिनिश से। इसमें क्या दिया है, ड्राइंग में सरफेस रफनेस को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है। ड्राइंग में सरफेस रफनेस को दर्शाया जाता है वो त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ड्राइंग में जो सरफेस रफनेस के त्रिभुज है वो दर्शाए जाते हैं। किसी के लिए एक त्रिभुज होता है, दो त्रिभुज, तीन और चार त्रिभुज तक उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है, सरफेस रफनेस को त्रिभुज के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्या दिया हुआ है, अधिक भारी लोड के लिए रोलर बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है। अधिक भारी लोड के लिए, ज़्यादा भारी लोड वगैरह होते हैं, जैसे व्हीकल वगैरह होते हैं तो उनमें लोड ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, टेपर रोलर बीयरिंग यूज करते हैं, जो एक्सियल लोड के साथ साथ में रेडियल लोड भी लेने में सक्षम होते हैं। अक्षीय लोड के साथ साथ में रेडियल लोड लेने में भी क्या होते हैं, वो सक्षम होते हैं। इसलिए वहाँ पर टेपर रोलर बीयरिंग का यूज है वो भारी लोड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फास्टनर जिसके दोनों सिरों पर थ्रेड बनी होती है उसे स्टड कहते हैं। तो स्टड आप कहाँ पर देख सकते हैं, इंजन में जब हेड को फिट करते हैं तो वहाँ पर क्या है, स्टड यूज किए जाते हैं। स्टड में क्या होती है, दोनों तरफ थ्रेड्स कटी होती हैं और बीच का भाग है वो प्लेन रखा जाता है, उसी को स्टड बोला जाता है, जो कि बोल्ट के जैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें दिया हुआ है, एक स्क्रू पिच गेज का प्रयोग लगभग 0.35 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर की रेंज के बीच स्क्रू के पिच को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी कि स्क्रू पिच गेज होता है उससे
0.35 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच की रेंज में क्या है, स्क्रू की पिच को हम आसानी से स्क्रू पिच गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। पिच क्या होती है, एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी पिच कहलाती है, जिसको चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, स्क्रू पिच गेज को थ्रेड गेज भी कहते हैं। थ्रेड गेज उसको क्यों कहते हैं, तो वो थ्रेड चूड़ी को चेक करने के काम में आता है। स्क्रू पिच गेज है वो चूड़ी की पिच चेक करना, चूड़ी की संख्या देखना, इसीलिए मैंने आपको बताया था स्क्रू पिच गेज को जब हम यूज में लेते हैं तो उसकी जो पत्ती रहती है उस पूरी पत्ती का यूज है वो थ्रेड पर करना चाहिए, यानी कि जितनी दूरी में वहाँ पर चूड़ियाँ कटी होती है उन सभी चूड़ियों का प्रयोग हमें स्क्रू पिच गेज का करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड केप स्क्रू का मुख्य लाभ यह है कि स्क्रू का हेड बाहर नहीं होता, क्योंकि स्क्रू के हेड को काउंटर बोर में स्थान दिया जाता है। हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू होता है, उसको क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करके, होल में काउंटर बोरिंग करके वहाँ पर हेक्सागोनल है सॉकेट हेड स्क्रू को फिट किया जाता है, और इसको ऐसी जगह पर फिट करते हैं जहाँ पर एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर में स्लाइड करते हो और दो पार्टों को वहाँ पर क्लैंप भी करना हो, तो ऐसी जगह पर क्या करते हैं हम हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू का यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, बोरिंग काउंटर बोरिंग होल हमें बनाना पड़ता है, जिसके अंदर में क्या है, काउंटर बोर के अंदर में हमारा हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू का हेड है वो आसानी से उसमें जगह ले लेता है, सीट ले लेता है, और उसके ऊपर दूसरा पार्ट है वो ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहें तो लेथ मशीन पर देख सकते हैं, जिस पर क्या है कैरेज आगे पीछे मूवमेंट करता है, उसमें क्या लगा हुआ होता है, जिसके जो आपने देखा होगा कि एक वहाँ पर रेक लगी हुई होती है जिस पर दांते कटे हुए होते हैं, जिसमें हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू है वो फिट किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लेपिंग करते समय लेप पर एब्रेसिव ग्रेन्स लगाने को चार्जिंग कहते हैं। यानी कि लेपिंग करते समय या होनिंग करते समय हो, लेप पर या फिर होन पर चार्जिंग एब्रेसिव लगाने के, जो चार्जिंग ग्रेन्स लगाने का जो एब्रेसिव कण जो हम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बोला जाता है। यानी कि लेपिंग करने से पहले लेप टूल के ऊपर हमें एब्रेसिव कण लगाने पड़ते हैं, तो वो एब्रेसिव कण हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो क्या कर सके, पार्ट की कटिंग कर सके। तो वो लेप लगाने की क्रिया को हम क्या करते हैं, चार्ज कहते हैं। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करने को चार्ज बोला जाता है ना, और दूसरा क्या बोला जाता है, जैसे बैटरी को चार्ज करना, यानी कि उसके अंदर में पावर देना। तो इसी प्रकार से लेपिंग टूल का काम होता है कटिंग करना, और उसको कटिंग करने योग्य बनाने के लिए एब्रेसिव कणों को उस पर चिपकाया जाता है, उसी को चार्जिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक शाफ्ट की लंबाई की डायमेंशन लिमिट को चेक करने के लिए उपयुक्त गेज स्नैप गेज होता है। शाफ्ट की लंबाई की डायमेंशन की लिमिट चेक करनी है, कितना उसका साइज है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह कुछ भी हम चेक कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्नैप गेज के द्वारा। रिंग गेज के द्वारा व्यास वगैरह चेक किए जाते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह हम चेक करने के लिए स्नैप गेज का यूज करते हैं। ठीक है, अंदरूनी साइज वगैरह चेक करने के लिए प्लग गेज का यूज है वो किया जाता है। तो ये कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग गेज है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें दिया है साइन बार की डेटम सरफेस और कॉन्टैक्ट रोलर की सेंटर लाइन समांतर होती है। क्या बोला गया है कि साइन बार की डेटम सरफेस और कॉन्टैक्ट रोलर के सेंटर लाइन समांतर होती है। ठीक है, डेटम सरफेस जो होती है, जो सरफेस उसकी बनी हुई होती है, और कॉन्टैक्ट रोलर जो साइन बार में नीचे की तरफ आपने देखा होगा आगे और पीछे दो रोलर लगे होते हैं, उनकी सेंटर लाइन है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। इसी वजह से हम क्या है, कोई भी एंगल है वो आसानी से साइन बार के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही डियर फ्रेंड। अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम आगे से आगे और बेहतरीन इसके लिए कर सकें। इसके अलावा हमारा ये चैनल है, ये ITI स्टूडेंट के लिए 100% डेडिकेटेड चैनल है, जिस पर आपको हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो देखने के लिए मिलता है।
जो ओनली उन टेक्निकल रिलेटेड आपके लिए रहता है। आप ITI कर रहे हैं, ITI पास आउट है या CTI कर रहे हैं, कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।